तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नई डरावनी कहानी लेकर। और ये कहानी सुनकर आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि उससे हमें प्रोत्साहन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर हम आएँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपको मज़ा आ जाने वाला है। पूरे सोशल मीडिया पे आपको ये कहीं नहीं मिलने वाली है, ऐसी कहानी है ये। तो यह कहानी है ऐसे राजपूत परिवार की जिसके मुखिया का नाम चंद्र सिंह होता है। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी होती है जिसका नाम रत्ना होता है। रत्ना बहुत ही आकर्षक और चंचल स्वभाव की लड़की होती है। रत्ना के माता पिता उसे बहुत ही प्यार करते थे। जब वह अपनी घोड़ा गाड़ी से सज संवर कर गांव में घूमने के लिए निकलती तो गांव के सभी युवक उसे देखते ही रह जाते। यहाँ तक कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसे साक्षात देवी का अवतार समझते थे। और कहे भी क्यों ना, क्योंकि उसके लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक बार की बात है, गांव में एक पड़ोसी गांव का एक युवक घूमने के लिए रत्ना के गांव में आता है। वह अपनों दोस्तों के साथ गांव में घूम रहा होता है। तभी उसकी निगाह रत्ना पर पड़ती है। वह उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है और मन ही मन उससे अपनी संगनी बनाने का ठान लेता है। असल में वह युवक रत्ना के पड़ोसी गांव का जो एक जमींदार होता है उसका बेटा होता है। उसके पिता का नाम दिलावर सिंह होता है और वह उसका एक इकलौता बेटा भी होता है। उस युवक का नाम शेखर होता है। शेखर देखने में बहुत ही आकर्षक होता है और जिस प्रकार रत्ना की चर्चा रत्ना के गांव में होती है, उसी प्रकार शेखर की चर्चा उसके पूरे गांव में होती है। और शेखर के गांव की सारी लड़कियां शेखर को देखते ही मोहित हो जाती थीं। अब शेखर ने रत्ना का पूरा पता जानकर, उसके परिवार के बारे में पता कर अपने गांव वापस चला जाता है। घर पहुंचकर शेखर ने अपनी मां से रत्ना से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर उसकी मां बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी चाहती थी कि शेखर अब शादी कर ले। वह खुशी खुशी इस बात को शेखर के पिता यानी दिलावर सिंह से कहती है। शेखर के पिता अगले ही दिन सुबह ही शेखर की शादी की बात करने के लिए रत्ना के पिता के घर के लिए निकल जाते हैं। शेखर और रत्ना के गांव के बीच की दूरी काफ़ी लंबी होती है। यूँ समझिए पूरे एक दिन लग जाते थे आने जाने में। दोपहर होने के कारण शेखर के पिता एक बाग में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उनके साथ 4 नौकर भी होते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद शेखर के पिता अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और शाम होते होते रत्ना के घर पहुंच जाते हैं। रत्ना के पिता शेखर के पिता को घर के अंदर बैठाते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। फिर शेखर के पिता रत्ना की हाथ अपने बेटे के लिए मांगते हैं। यह सुनकर रत्ना के पिता बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में ही करना चाहते थे और यह रिश्ता तो उनके पास खुद ही चलकर आ गया होता है। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकाला गया। मुहूर्त निकलने के बाद शेखर के पिता रत्ना के घर से वापस अपने घर चले आते हैं। जब शेखर को यह बात पता चलती है कि रत्ना का विवाह अब शेखर से हो जाएगा, तो शेखर बहुत खुश होता है और वह अपनी मां को अपने गले लगा लेता है। कुछ समय बीत गए और वह दिन भी आ गया जिस दिन शेखर की शादी तय की गई थी।
शेखर दूल्हे के लिबास में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। वहीं रत्ना भी एकदम महारानी की तरह दिख रही होती है। शादी के मंडप में दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रत्ना मुस्कुराकर अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। और उस दिन रत्ना और शेखर विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। सुबह होते ही रत्ना की विदाई कर दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रत्ना और शेखर के गांव के बीच का रास्ता एक दिन का होता है, इसलिए सुबह ही विदाई कर दी जाती है। लेकिन उस समय दुल्हनों की विदाई डोली में की जाती थी, क्योंकि ये आज के समय की बात नहीं है। जिस समय जमींदारों महाराजाओं का शासन होता था, ये कहानी हम उस समय की आपको सुना रहे हैं। अब इस डोली को 4 कहार अपने कंधे पर ले जाते थे। विदाई के बाद कुछ समय चलने पर दोपहर के 12 बज जाते हैं और सभी भी उस डोली के साथ ही चलते चलते रहते हैं। अभी आधी दूरी ही तय हुआ था शेखर के गांव पहुंचने के लिए। उस समय गर्मी का मौसम होता है, चिलचिलाती धूप होती है, लूह के थपेड़े बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। उस डोली के साथ शेखर भी आगे आगे अपने घोड़े से धीरे धीरे चल रहा होता है। कुछ समय बाद वे लोग इस कड़ी धूप की वजह से थक जाते हैं और प्यास से बेचैन भी हो जाते हैं। तो उन लोगों ने पास के एक बाग में रुकने का निश्चय किया। जब वह आराम कर रहे होते हैं तो अचानक से वहां तेज आंधी चलने लगती है। इस आंधी को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो मौसम बहुत साफ था और अचानक से इस तरह का मौसम बदल जाना लोगों को समझ नहीं आया। और देखते ही देखते वह आंधी खत्म भी हो जाती है और कुछ समय आराम करने के बाद वे लोग पुनः शेखर के गांव की ओर निकल पड़ते हैं और शाम होते होते वे शेखर के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर शेखर की मां उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और अपने बहू की सुंदरता की तारीफ भी करती है। अब शेखर और रत्ना की शादी हुए 3 दिन बीत चुके थे और इन 3 दिनों में शेखर और रत्ना को घर से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो परिवार के सदस्यों ने सोचा, क्यों ना आज महादेव के मंदिर के दर्शन कर लिए जाएं। इससे शेखर और रत्ना का मन भी बहल जाएगा। तो परिवार के सभी सदस्य तैयार होकर महादेव के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। जब वह मंदिर के पास पहुंचते हैं तो सब लोग मंदिर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन शेखर और रत्ना के कदम मंदिर की चौखट को पार नहीं कर पाते हैं। यह देखकर शेखर के माता पिता हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले शेखर कई बार उस मंदिर में आया गया था। वह महादेव के मंदिर में बहुत उत्सुकता के साथ जाता था, लेकिन इस बार उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे होते हैं। यह देखकर शेखर के माता पिता ने शेखर और रत्ना को मंदिर में आने के लिए थोड़ा जबरदस्ती किया, लेकिन वह दोनों मंदिर के अंदर अपने कदम नहीं रख पाते हैं और वे दोनों तेजी से अपने घर की ओर वापस चले जाते हैं। यह विचित्र व्यवहार देखकर उन दोनों का शेखर के माता पिता कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। लेकिन शेखर के माता पिता पूजा पाठ करने के बाद ही घर वापस जाते हैं। शेखर के माता पिता जब उस रात सोए होते हैं तो शेखर के कमरे से एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है, मानो कोई आदमी और औरत हंसकर बात कर रहे हों। लेकिन वह आवाज किसी सामान्य स्त्री पुरुष की नहीं लग रही थी।
मानो किसी चुड़ैल और भूत की हो। शेखर के माता पिता शेखर के कमरे के पास अब जाकर खड़े हो जाते हैं तो आवाज और भी साफ सुनाई देने लगती है। उसमें से एक चुड़ैल की आवाज होती है और वह कह रही होती है कि इस दीपावली की अमावस की रात को हम दोनों इन दोनों को मारकर अमर हो जाएंगे और एक बार फिर हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। यह बात सुनते ही शेखर की माँ बहुत घबरा जाती है और उसी समय घर के बाहर अजीब से जानवरों की आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। वह तुरंत शेखर के कमरे के दरवाजे को खटखटाती है। तभी कुछ ही देर में दरवाजा अपने आप तेजी तेजी से हिलने लगता है और वह इतनी तेजी से आवाज करता है मानो वह अभी टूट ही जाएगा। वह आवाज इतनी तेज होती है कि घर के सभी नौकर भी वहां पहुंच जाते हैं और इस घटना को देखकर वह सब भी बहुत भयभीत हो जाते हैं। और तभी कुछ देर में वह दरवाजा अपने आप ही शांत हो जाता है और धीरे से खुल जाता है। दरवाजा खोलने वाला खुद शेखर ही होता है और उसके पीछे उसकी पत्नी यानी रत्ना भी खड़ी होती है। तो शेखर पूछता है, क्या हुआ माँ, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? आप लोग इतने हैरान क्यों हो? मानो आप लोगों ने किसी भूत को देख लिया हो। शेखर के माता पिता अब कुछ समझ नहीं पाते हैं और उनको समझ में आ भी नहीं रहा था कि यह क्या हो रहा है। उस दिन मंदिर में अजीब सी घटना हुई और आज इस रात में ये घटना हुई, लेकिन उन लोगों ने शेखर को कुछ भी नहीं बताया और कहा, बस हम लोग तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं यह जानने के लिए पूछने के लिए चले आए थे। और यह कहकर वह सब वहां से चले आते हैं। सुबह होते ही उनके घर पर एक बाबा आते हैं। वह कोई और नहीं, शेखर के खानदानी पुरोहित होते हैं। उनका यूं अचानक से अपने घर आया हुआ देखकर शेखर के पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं, बाबा जी आप यहाँ कैसे? तब बाबा जी कुछ भी नहीं कहते हुए और एक बात कहते हैं, शेखर और उसकी पत्नी को नीचे बुलाओ। यह बात सुनकर शेखर के पिता कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वह उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए शेखर के पिता अपने एक नौकर के द्वारा शेखर और रत्ना को नीचे आने के लिए बुलावा भेजते हैं। जब नौकर शेखर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है और उसे नीचे आने के लिए कहता है तो उस कमरे से एक भयानक सी आवाज़ आती है और कोई कहता है, हम नीचे नहीं आने वाले, जाओ कह दो उस पाखंडी बाबा से। पुरोहित को यह बात पता थी कि वह दोनों नीचे नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो ही शेखर के कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में शेखर के कमरे के बाहर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक नौकर शेखर के कमरे का दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता है, लेकिन वह दरवाज़ा कल रात की ही तरह एकदम जाम हो जाता है। कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी घर के अंदर से बहुत ही रहस्यमयी आवाज़ें आनी सुनाई देने लगती हैं, मानो घर के सारे सामान इधर उधर गिर रहे हों, टूट रहे हों। तभी बाबा अपने कमंडल में लिए हुए जल को अपने हथेली में रखकर कुछ मंत्र पढ़कर शेखर के कमरे के दरवाजे पर 3 बार उस जल का छिड़काव करते हैं और ऐसा करने से ही वह दरवाज़ा
अपने आप ही खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर इतना अंधेरा होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जबकि उस समय दिन का समय होता है। और जब बाबा अंदर कमरे में प्रवेश करते हैं तो वह एक कोने में, जहाँ बहुत घना अंधेरा होता है, वहाँ पर दो साए को खड़े हुए देखते हैं। वह साए देखने में बहुत ही भयानक लग रहे होते हैं। बड़ी बड़ी हाथ, लहराते घने बाल, आंखों में अंगार और चेहरे पे एक डरावनी मुस्कान। यह सब देखकर शेखर के जो नौकर होते हैं उसमें से कुछ भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। तभी पुरोहित जी कहते हैं, कौन हो तुम और इन दोनों को तुमने वश में क्यों कर रखा है? बाबा के यह पूछने पर वे दोनों यानी चुड़ैल और भूत अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और धमकी भरी आवाज में पुरोहित से कहते हैं, पुरोहित तू यहाँ से चला जा, वरना तेरी मृत्यु आज निश्चित है। ये दोनों तो मरेंगे ही और इनका बचना भी अब नामुमकिन है। साथ में तेरी भी जान चली जाएगी। और ऐसा कहकर वह दोनों एक डरावनी हंसी हंसने लगते हैं। तभी बाबा अपने थैले में रखे भभूत को अपनी मुट्ठी में रखकर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर उन दोनों पर फेंक देते हैं, जिससे वह आत्माएं बहुत ही बेबस हो जाती हैं। और एक बार फिर पुरोहित उनसे पूछता है, आप सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो तुम दोनों? तब उनमें से चुड़ैल कहती है, हम दोनों प्रेमी प्रेमिका होते हैं, लेकिन हमारी जाति अलग होने की वजह से हमारे घर वालों ने हमें जो कि उस दिन शेखर और उसकी पत्नी जिस बाग में विदाई के दिन आराम कर रहे होते हैं, उस बाग में हमको फांसी पर लटका दिया था, जिससे हमारी मौत हो गई थी। उस दिन से हम दोनों यूं ही भटक रहे थे और जब हमने रत्ना और शेखर को देखा तो हमें एक बार फिर से मिलने का मौका दिखाई दिया। अब हम दोनों इनके शरीर को छोड़ के कभी नहीं जाने वाले हैं। यह सुनते ही पुरोहित ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम दोनों मर चुके हो और तुम्हें अब इस संसार को त्यागना होगा। ऐसा कहते हुए पुरोहित ने अपने मंत्रों का उच्चारण तेजी तेजी से करना शुरू कर दिया। दोनों आत्माएं उस कमरे से भागने के लिए बेचैन हो जाते हैं, लेकिन वह दोनों आत्मा उस कमरे से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि कमरे के बाहर पुरोहित ने एक रेखा खींच दी होती है। अब जिस तेजी से पुरोहित मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है, वहाँ माहौल बिगड़ता हुआ नजर आने लगता है। शीशे टूटने लगते हैं, सामान हवा में उड़ने लगता है, मानो उस कमरे में आंधी तूफान आ चुका हो। लेकिन कुछ ही समय में वह आत्माएं आग की लपटों के हवाले हो जाती हैं और देखते ही देखते राख में बदल जाती हैं और कुछ ही समय में हवा में विलीन हो जाती हैं। यह सब होने के बाद कमरे में उजाला हो जाता है और शेखर तथा रत्ना दोनों बेहोश अपने बिस्तर पर पड़े हुए नजर आते हैं। कमरे से बाहर निकलने के बाद शेखर के पिता ने पुरोहित से पूछा, आपको यह सब कैसे पता चला? तो पुरोहित ने कहा, जिस दिन आप लोग महादेव के मंदिर गए थे, मैं भी वहीं पर था और जब मैंने देखा शेखर और रत्ना मंदिर की चौखट को पार नहीं कर पाते हैं, तो मैं समझ गया था कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए मैं सुबह ही आपके घर चला आया। तो यह कहानी थी शेखर और रत्ना की, और किस तरह दो आत्माओं ने उन लोगों को अपने वश में कर लिया था। तो हमारी हॉरर पॉडकास्ट आज आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
ताकि समय समय पर आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।